बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या फ़ौज की हमायत के बग़ैर पाकिस्तान में इक़्तिदार किसी को नसीब नहीं होता? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ही ये इलेक्शन हारी आज़ाद कश्मीर वाला, और उसके जलसे बड़े थे, लोग रिपोर्टें पता नहीं क्या क्या तैयार कर रहे थे। हम भी यहाँ पर बैठ के यही बात कर रहे थे कि PTI को जितवाया जाएगा, और ये 12 जुलाई उससे पहले ये बात हो रही थी। और आसिफ अली जरदारी ने तो इससे 2 महीने पहले बात कर दी थी, जब वो एक पेशी के ऊपर आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि मतलब वो सब तय है कि वहाँ पर क्या होना है। तो पॉइंट इसमें यह है कि इस इलेक्शन के बाद जनाब शेख रशीद साहब ने भी वही बात की, जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी वही बात की, और जनाब कामरान खान साहब जो सहाफ़ियों के असर इमाम हैं, उन्होंने भी यही बात की कि जी के आप कराची से ये एक भयानक अंजाम का नतीजा निकला, ये है वो है कि आपने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई, इस तरह की बातें। पहली बात तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वो कंपेन थी या वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता होते हैं उनके ख़िलाफ़ थी। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों में बारहा ये कहा, मरीम नवाज़ ने भी बारहा ये कहा। अब ये एक अलग से बात है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदारों का नाम लें या ना लें, उनका जिक्र करें तो वो उसको ट्रांसलेट इस तरह किया जाए सियासी एतबार से कि ये नैरेटिव पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है। लेकिन नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने तो उतना खुलकर बात नहीं कही जितनी खुल के बात कर दी शेख रशीद साहब ने, जितनी खुल के बात कर दी फवाद चौधरी साहब ने, कि जी के फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर ये बोलते रहेंगे तो इनको इक़्तिदार का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। ये शेख रशीद साहब ने बात कही, जबकि हमारी जो कागज़ों में ऑन द रिकॉर्ड ये बात जो है वो बारहा कही गई, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से कही गई कि जी हमें पाकिस्तान की सियासत में ना घसीटा जाए, हम सियासत में हमारा कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानिबदार हैं। लेकिन ये बात हो सकता है मुस्लिम लीग नून ने मानी हो या ना मानी हो, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से उस तरह से कभी नहीं कही बात एज ए होल पाकिस्तान की फ़ौज को कि सियासत में मुलव्वस होने की बात उन्होंने नहीं कही। अलबत्ता पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, शेख रशीद साहब जो ख़ुद कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, बल्कि सारे ही उसकी पैदावार है, वो ये बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये कि वो खुल के कह रहे हैं। अब अगर एक वज़ीर खुल के कह रहा है और फिर जो अपना ताल्लुक़ भी उनसे बताता है, तो फिर हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि अब वाकई ऐसा ही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने अगर आप फ़ौज के साथ या फ़ौज आपके साथ नहीं, या आप फ़ौज के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके ना आप इक़्तिदार में आ सकते हैं, बल्कि अगर आप इक़्तिदार में हैं तो आप घर भी जा सकते हैं। घर क्या, आपको मुल्क से भी बाहर जाना पड़ सकता है। और मतलब इसकी कई एक मिसालें हैं, और बाज़ औक़ात तो कहीं और भी जाना पड़ जाता है जहाँ से वापसी फिर जो है वो नामुमकिन होती है। तो बहरहाल इसका जायज़ा अगर हम लें तो गल थोड़ी थोड़ी कुछ ठीक लगती है ज़रूर। वो इसलिए कि जब तक भुट्टो साहब जो थे वो मतलब गुड बॉय थे, अयूब खान डैडी हुआ करते थे, तो वो वज़ीर ख़ारजा भी थे। जब उनको लगा कि यार कि ये मौका है कि छिक्का मार दें, तब तक हालात ख़राब हो चुके हुए थे, और ये पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, या कह लें कि जनरल, अगर हम चले फ़ौज का नाम नहीं लेते, जनरल याह्या साहब की तरफ से खेल रहे थे। तो तारीख़ी हक़ाइक़ है अपनी जगह पे, लेकिन जो पाकिस्तान के कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा था, जिसका नाम शेख मुजीब था, वो बेचारा पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं आ सका इलेक्शन जीत के भी। क्यों? कि याह्या साहब नहीं चाहते थे। फिर ये कि जब फिर बहुत ज़ोर पड़ जाता है, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई बंदा जनाब के बिल्कुल ही फारिग हो जाए और जनाब सारा कुछ होने के बावजूद इक़्तिदार में ना आ सके। हम तजर्बा कर चुके थे, 71 वाला तजर्बा हो चुका था पाकिस्तान में, वो वाला तजर्बा दोहराया नहीं जा सकता था। बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद की साजिश के तहत कत्ल होने के बाद या अदालती हुक्म के नतीजे में सज़ाए मौत लगने के बाद जब आई, तो उनको इक़्तिदार देने से नहीं रोका, रोड़े अटकाए गए। ये भी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन वो बेचारी हुकूमत उस तरह से कर नहीं सकी। नवाज शरीफ ने जब डिक्टेशन नहीं लूँगा कहा, उसके बाद वो वज़ीर आज़म तो बन गए 2 दफ़ा, लेकिन फिर वो भी अधूरी कहानी, मोहब्बत वाली अधूरी कहानी रह गई उनकी। तो अब वो ज़रा खुल के बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये बात ठीक है कि किसी हद तक कि आपको पाकिस्तान के जो अंदर
या पाकिस्तान की सरहदों के अंदर अगर आपको सर्व करना है, अगर आपको अपना मुस्तकबिल ढूंढना है, तो फिर आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा बिगाड़ के आप नहीं चल सकते। फैसला नवाज शरीफ का है, मरीम का है। अब इसके ऊपर जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन सवाल ये है कि ये दो बातें हैं। एक ये कि फ़ौज को सबसे ज़्यादा बदनाम कौन कर रहा है? शेख रशीद साहब कर रहे हैं, फ़ौज शोई साहब कर रहे हैं, ये वाली बात करके। इसको अगर आप नैरेटिव देना चाहते हैं, वो वाला रंग देना चाहते हैं कि हम तो सियासी एतबार से इसलिए कह रहे हैं कि जब आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो पाकिस्तान की कौम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनने को तैयार, आज़ाद कश्मीर के लोग बात सुनने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने जो वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपका जो नैरेटिव है वो काबिल कबूल नहीं है, लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनना चाहते। अगर इसको आप यूँ ट्रांसलेट करते हैं तो फिर इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, जब आपसे ये सवाल उल्टा किया जाएगा कि हुजूर आला के ये नवाज शरीफ के 20 सितंबर के बाद जो इतना हार्ड और हार्श स्टांस था एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के कुछ करता धरता ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर ये जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर से कैसे जीत गई? ये सवाल बड़ा अहम है, फिर इसका जवाब नहीं आप दे सकेंगे। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये इम्कानात का ही खेल है, जिसको सियासत के बारे में तमाम बड़े बड़े जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं वो, या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो जो बात कह गए हैं कि ये इम्कानात का खेल होता है। और आज मैं ज़द में हूँ तो कोई खुशगुमा ना रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो हवा तो किसी की नहीं होती, चिराग किसका नहीं बुझा यहाँ पे, सबके बुझे चिराग। तो सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, सियासत में हालात का तज्ज़िया करना होता है, वो काम सियासतदान का होता है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत जिन लोगों के पेट में मरोड़ की तरह उठ रही है, मैं समझने से कासर हूँ कि उनको ये क्यों मोहब्बत ने घेर रखा है कि ज़रूर सियासत ये ना करें, ये वाली करें, वो पार्टी जाने, उनके अंदर काम जाने। अब देखें ना, वो एक ट्वीट किया है जनाब शहबाज गिल साहब ने, वो जो अपना चाइना का आइंस्टाइन है, कि कल रात जूम पे एक मीटिंग हुई जिसमें एक बाजी ने, एक अंकल ने और एक बाऊजी ने लंदन से शिरकत की। बाजी ने अपनी सारी नाकामी का ज़िम्मेदार जो था वो अंकल को ठहरा दिया, अंकल जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे, बाऊजी लंदन में गुस्से से लैपटॉप के आगे से उठ के चले गए। तो फिर उसके नीचे फिर बड़ी दास्तान चली हुई है, ये मीटिंग ज़रूर हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा वाक़या हो जाए और आप मीटिंग ना करें, मीटिंग ज़रूर हुई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मीटिंगों से निकलेगा क्या। एक तो मैंने आपको पहली बात बता दी कि ये बाहर कहा जा रहा है कि जी के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आपका वही हाल होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता एक सूबे तक श्रिंक हो गई है। तो आपको तो ये पंजाब का सूबा देने का भी रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा 2018 में भी अगर मतलब बड़े ज़ोर लगा के रोका गया मुस्लिम लीग नून को, लेकिन रोक लिया, कर लिया। तो लिहाजा मतलब ये कि जिनके कब्ज़ाए कुदरत में, नौज़बिल्ला, कब्ज़ा कुदरत तो अल्लाह ताला का है, लेकिन मैं ये मजाजी तौर पर ये वाली बात कर रहा हूँ, या इसको आप कहें कि लामती तौर पर कर रहा हूँ, कि जिनके कब्ज़ाए कुदरत में पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले लिखे हुए हैं वो फिर आपको रोक लेते हैं। ये ऐसा मानना है क्योंकि हम जो हैं वो, हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग 74 साल से इसी तरह की हुई है, हम उस कुएं से निकल के सोच नहीं सकते। हमारा जो है वो विजडम का वो लेवल ही नहीं है, हमारा वो विजन ही नहीं है, हम आगे बढ़ के सोच नहीं सकते। बिल्कुल हम वो वाले हाथी हैं हमारे सियासतदान, जो इसको बचपन में एक रस्सी से बांध दिया जाता है और जब वो हाथी बड़ा भी हो जाता है तो वो एक छोटी सी किल्ली के साथ बंधा रहता है। हालांकि वो यूं करके झटका मारेगा तो वो किल्ली का दरख्त उखड़ जाएगा, लेकिन हमारे सियासतदानों को वो शायद वो बैंक नहीं करते, वो जिसको आप कहते हैं ना भरोसा नहीं करते अवामी ताकत के ऊपर, या उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि अवामी ताकत क्या होती है। तो लिहाजा वो तिगड़म, हर टाइम तिगड़म कि ये एसी चीफ सेक्रेटरी फलाना 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 सेक्टर, ये वो, इनके साथ ज़रा सब माहौल अच्छा कर लें तब जाके हमें चीज़ें जो हैं वो हो सकता है हों। लेकिन बात ये है कि दुनिया भर में ये नहीं होता। दुनिया भर में आपके पास सबसे पहली जो पावर होनी चाहिए वो है पब्लिक पावर, जिसको कहते हैं अवाम की ताकत। अवाम ताकत का सर चश्मा है, ये भुट्टो साहब का एक सुनहरी कॉल है। तो पहले तो वो होना चाहिए, अगर वो आपके पास है तो फिर बाकी चीज़ें जुज़वी हैं। तो बहरहाल ये नून लीग ने फ़ैसला करना है, उनको जो सलाह मशवरे दिए जा रहे हैं कि उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही पॉलिटिक्स चलानी है,
वो जो कहते हैं कि हम दस्तूर कानून की बात करेंगे वही करनी है, या वो किसी की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर एक रिटायरमेंट होगी तो फिर दूसरा, एक मुट्ठी चॉकलेट दूजी तैयार पड़ी हुई है, तो लिहाजा फिर दो, अगर ये करनी है तो फिर 2023 वाला भी फिर रिस्क है कि वो चांस भी आपके हो सकता है हाथ ना लगे, क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि 2022 में इलेक्शन करवाने का मकसद ये है कि कोरोना कम नहीं आ रहा, कोरोना कम नहीं आ रहा। और जो कोरोना को छोड़े कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, कोरोना से याद आ गया, उनको भी कोरोना हुआ है, तो वो चीफ़ जस्टिस होंगे। जब चीफ़ जस्टिस होंगे तो फिर 2023 में वो चीफ़ जस्टिस होंगे, तो उनसे पहले इलेक्शन करवा लिया जाए। और जो है इमरान खान साहब के हाथ में वो जो है इंतज़ाम कार सारे का सारा रियासत का, क्योंकि जो भी काम करने हैं वो इमरान खान साहब के अलावा कोई वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काजी फाइज ईसा के अलावा कोई और चीफ़ जस्टिस होगा पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये हो सकता है कि 2022 में 22 जून के से पहले इलेक्शन करवा लिए जाएँ, ये एक ख्याल है और इस पर काम भी हो रहा है, इस पर सोचा भी जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इसी तरह की इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर शायद चांस ना मिले, लेकिन अगर दूसरी पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उसके बारे में भी फैसला होने का है, जाहिर सी बात है। तो फिर ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सोच रहे होंगे बैठ के, ये जूम वाली जो मीटिंग जो इन्होंने तो बहुत गालियां खा ली हैं नीचे अपने ट्वीट के नीचे, ये जो है चाइना के आइंस्टाइन साहब, शहबाज खेल साहब, मैं सॉरी मजाक से उन्हें प्यार से कह जाता हूँ, माइंड ना क्या करें, तो गालियाँ तो उन्होंने बेचारों ने बहुत खा ली हैं इस ट्वीट के नीचे। लेकिन सोच रही है मुस्लिम लीग नून, हमारी ये खबर है कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि जी कि मुहर्रम के बाद एक सीरीज़ ऑफ जलसाज एहतजाज चलाई जाएगी, धरना अभी तक नहीं है। वो जो मरीम साहबा ने कहा था ना, और आज शायद खाका नवाज़ी साहब भी कह रहे थे कि धरना देंगे शरह दस्तूर पे, वो अभी तक अंडर कंसंट्रेशन नहीं है उस तरह करके कि जनाब के वाकई उस पर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर होना है आर या पार, आता आला मकाम जिसको कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब एजिटेशन जो होती है वो होता ये नहीं होती कि धरना दें वरना हम नहीं उठ रहे। एजिटेशन कुछ और चीज़ होती है, माहौल बनाना, कम चुक के रखना जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं। अब आप देखें ना कि ये जलसे किए, मरीम ने माहौल तो बना, तो नतीजा जो भी आया वो खैर मैं तो वो फ़कीर आदमी हूँ जो जिसका ख्याल था कि ये इतनी आसानी से ये काम नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, फूंकों से ये चिराग जो जलाया वैसे 70 साल से ये बुझाया नहीं जाएगा, नहीं बुझाया जा सकता। इसके लिए फिर वो बड़ी कुछ जिन जैसी फूंक चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस जिन की फूंक मारने के लिए तैयार है, इतने फेफड़े हैं उसके, ये एक सवाल है। और मरीम नवाज़ साहबा ने आज एक ट्वीट पे एक कमेंट किया था कि जिसमें लिखा था कि मरीम साहबा चुप कर गई हैं, कुछ सोच रही हैं। तो उन्होंने हंस के कहा था कि कुछ सोच रहे हैं। तो वो जो भी सोच रहे हैं लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, देख इसलिए रहे हैं कि लोग तंग हैं। और लोग जो हैं तंग, ना सिर्फ तंग हैं बल्कि उनको बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ख़बर ये है कि 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक तो कह लें आप, या जलसा, इसको तहरीक ही कहा जा सकता है कि आप जब कंटिन्यूसली जलसे करना शुरू कर देते हैं तो एक मोमेंटम बनाना, एक तहर्रुक पैदा करना, एक उसको तहरीक ही कहेंगे। तो ये तहरीक शुरू करने जा रही है मुस्लिम लीग नून 10 मुहर्रम के बाद, जिसमें जलसे भी होंगे, जिसमें शायद कुछ धरने भी हों और कोई माहौल जो है वो गर्मा गर्म बने, क्योंकि नून लीग को भी लगता है कि 2022 में इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। तो उस अपनी तैयारी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।